हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यदि आप 498 ए, डीवी, 144 बीएनएसएस और भी अदर जो केस होते हैं इन सब के जाल में बुरी तरह से फंस चुके हैं और आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो आप कैसे निकल सकते हैं। अब काउंटर केसेस पर हमने कई बार बात करी, आज हम एक ऐसी रणनीति पर बात करने वाले हैं कि बात वो हो जाएगी कि दूसरे के लिए गड्ढा खोदा और खुद ही उसमें गिर गए। कई बार दोस्तों आपका यह भी मानना होता है कि हमारा जो पार्टनर है उसको जल्दी बहुत है, तो जहां पे उसका ये सोचना है कि सब कुछ जल्दी हो जाए, वैसे तो कोर्ट में ऐसे ही कुछ भी जल्दी होता नहीं है, टाइम लगता है हर एक प्रोसीजर में, आप सबको पता है। लेकिन अगर हमारा ध्येय भी यही है कि टाइम लगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम लड़े ना, और जब टाइम लगेगा तो खुद ही सेटलमेंट कर लेंगे, एमिकेबल सेटलमेंट हो जाएगा, तो इस तरफ भी ध्यान दिया जा सकता है। इसके लिए भी कुछ कदम उठाए जा सकते हैं और लीगल ऑप्शन बताऊंगा आपको, कोई भी ऐसा नहीं जो इलीगल ऑप्शन हो। तो आप सभी बहुत आसानी से इन चीजों को ऑप्ट कर सकते हैं। जो भी इम्प्रैक्टिकल चीज होती है वो मैं अपने वीडियो में करता ही नहीं हूं। तो दोस्तों आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लेना ताकि आपको इस प्रकार की वीडियोज की निरंतर जानकारियां मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। अब उदाहरण के लिए आपके ऊपर एक डीवी एक्ट का केस आ गया। अब डीवी एक्ट का जो केस होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है, आपको समन होता है। और समन कब होता है, उसकी एक प्रोसीजर होती है कि पहले उनको डीवी का केस फाइल करना होता है, उसके बाद डीआईआर रिपोर्ट बनती है, उसके लिए प्रोटेक्शन अधिकारी जो होता है उसके पास लड़की जाती है, अपनी कंप्लेंट लेके उसके बयान लेता है। कुछ मामलों में कुछ जगहों पे ऐसी प्रैक्टिस है कि पति को बुलाया जाता है, पर अधिकतर जगहों पे पति को नहीं बुलाया जाता है, एक फॉर्मल सी रिपोर्ट बना करके कोर्ट में टिक मार्क मार के भेज दी जाती है। अब आप लोग क्या करते हो, आप कभी इस रिपोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ, इसका कोई फायदा आपको खास मिलता नहीं है, ठीक है। और ना ये चीजें प्रैक्टिकल है, ना ये चीज मैंने कभी अपने वीडियो में बताई कि आप जाओ उठ के उसको प्रोटेक्शन ऑफिसर को वो करो ये करो, कोई फायदा नहीं है। सिंपल बात समझते हैं, जहां से आपको फायदा मिले टाइम वहां लगाओ, जहां से कुछ आउटपुट मिले। जहां से आउटपुट ही नहीं मिल रहा वहां पे टाइम नहीं लगाना। अगर आप थोड़ा लॉजिकल चलोगे ना, आप बहुत अपना समय बचा सकते हो और रिलीफ पा सकते हो। अब आपने करना क्या है, अब छोड़ो, उसने रिपोर्ट दे दी। अब ये रिपोर्ट आने के बाद जो कोर्ट होती है वो आपको समन करती है। अब आपको पता है कि मेरी वाइफ को जल्दी, और वैसे भी कोई लड़की अगर ये केस फाइल करती है उसको लगता है बस फटाफट रिलीफ मिल जाए। अब दोस्तों ऐसे में जब आपको समन आते हैं तो समन ऐसे ही नहीं आते, उससे पहले जो कोर्ट होती है वो एक ऑर्डर पास करती है जिसको समनिंग ऑर्डर कहते हैं। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आप इस केस को चलाएं ही ना, या इस केस को थोड़ा सा रोकें, दूसरी पार्टी पे प्रेशर बनाएं, तो आप सिंपली ये जो समन है ना, इसको एक क्रिमिनल रिवीजन के थ्रू चैलेंज कर दें सेशन कोर्ट में। अभी चैलेंज हो जाएगा, समन ही चैलेंज हो जाएगा, समनिंग ऑर्डर। तो ऐसे में क्या होगा कि नीचे की फाइल को स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि जनरली तो ऐसा होता है कि कभी स्टे मिल जाता है ऊपर से, कभी नहीं मिलता। लेकिन अगर आप समन को ही चैलेंज कर रहे हो तो फिर आपका बहुत बढ़िया स्टे में आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि जब हम समन को ही चैलेंज कर रहे हैं कि हमारे समन ही नहीं होने चाहिए थे, तो अगर नीचे की प्रोसीडिंग चलती रहेंगी तो ऊपर कोई मतलब ही नहीं रह गया। अगर आप समन के अगेंस्ट जा रहे हो, समनिंग ऑर्डर के अगेंस्ट जा रहे हो, तो स्टे मिलने के चांसेस आपको बहुत ज्यादा होते हैं। आपको स्टे उसमें मिल सकता है, बड़े आराम से मिल सकता है, अगर आप थोड़ा सा भी आर्ग्यू इस पे कर लो। क्योंकि जब ये निर्धारित होगा कि आपको समन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, तभी तो आगे की प्रक्रिया चलेगी। अगर आगे की प्रक्रिया चलने लगे तो उसका मतलब खत्म हो जाता है। तो आप स्टे के लिए बहस कर सकते हैं, स्टे आपको आसानी से मिल सकता है। स्टे मिलने का मतलब है कि अब नीचे का केस बंद हो गया और ऊपर ही केस चलेगा। एक कंडीशन ये भी आती है जहां चलो मान लेते हैं कि आपके सारे आर्ग्यूमेंट करने के बाद, सब कुछ कहने के बाद भी आपको स्टे नहीं दिया गया, तो ऐसे में जो डीवी एक्ट की फाइल होती है उसको आप ऊपर भी कॉल करा सकते हो। सेम ऐसे मेरे एक रिसेंट मामले में हुआ था। उस मामले में डीवी का केस चला, मैंने रिवीजन नहीं डाली, दूसरी पार्टी ने रिवीजन डाल दी, क्योंकि कोर्ट ने बाय डिफॉल्ट माता पिता के नाम हटा दिए थे। तो दूसरी पार्टी रिवीजन में चलेगी कि माता पिता के नाम इन्वॉल्व होने चाहिए। मैंने एक स्टे की एप्लीकेशन डाली, स्टे उन्होंने दिया नहीं, तो मैंने फिर एक और एप्लीकेशन डाली। मैंने कहा जब ये समनिंग ऑर्डर कोई चैलेंज कर रहे हैं तो फिर फाइल तो ऊपर मंगानी चाहिए, देखना चाहिए। मैंने फाइल ऊपर कॉल करवा ली, तो जब फाइल ही ऊपर कॉल होगी, नीचे के कोर्ट में कुछ बचा ही नहीं, डेट ही फॉरवर्ड होती रही 1-1.5 साल तक, और 1.5 साल के बाद अभी रिसेंटली उसमें कॉम्प्रोमाइज हो गया, एमिकेबल सेटलमेंट हो गया। अब अगर वही 1.5 साल में लड़की का मेंटेनेंस बन गया होता, एक अमाउंट मिलने लग जाता, तो फिर थोड़ी एमिकेबल सेटलमेंट होता, और या फिर होता तो काफी देर के बाद होता, क्योंकि फिर आदमी कैलकुलेशन वगैरह में पड़ जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको स्टे नहीं भी मिल पाता, तब भी आप ऊपर सेशन कोर्ट में जो नीचे की एलसीआर होती है, लोअर कोर्ट रिकॉर्ड्स होते हैं, उसको कॉल करने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो। अधिकतर जगहों पे कॉल हो जाती है और फिर नीचे कोई कार्यवाही नहीं होती। चलिए, तो एक बात हो गई। अब हम इस बात को छोड़ के आगे बढ़ते हैं कि चलिए ये तो आपने क्रिमिनल रिवीजन फाइल कर दी, अब स्टे मिलता है नहीं मिलता, नीचे की फाइल कॉल होती है नहीं होती, उस मुद्दे को भी छोड़ देते हैं। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि इस रिवीजन का नोटिस वाइफ को जाएगा एंड शी हैज टू अपीयर, उसको आना पड़ेगा, उस रिवीजन को फाइट करना पड़ेगा,
उसमें एडवोकेट एंगेज करना पड़ेगा, उसका खर्चा होगा। यहां तक क्लियर हो गया? अब मानते हैं मामला आगे बढ़ गया, स्टे नहीं मिला और चीजें आगे चल रही हैं। ठीक है, चलती हैं आगे चीजें। अब क्या होगा? इंटरिम की एप्लीकेशन लगाई लड़की ने, एफिडेविट देने के लिए बोला जाएगा। एफिडेविट आधा अधूरा आता है। आप 91 सीआरपीसी या 94 बीएनएसएस लगाओगे, उसमें आपको मनवाफिक रिजल्ट नहीं मिला, ये आपको आपके फेवर में जो है डिसाइड नहीं हुआ। अब आप एक और क्रिमिनल रिवीजन फाइल कर दो उस ऑर्डर के खिलाफ जो 91 सीआरपीसी या 94 बीएनएसएस के निस्तारण करने के दौरान हुआ है। अब एक और रिवीजन नए नंबर से चलेगी, इसमें भी कोशिश करो स्टे लेने की, एलसीआर को तलब कराने की। होती तो अच्छा, नहीं होती तो कम से कम एक और रिवीजन तो दूसरी पार्टी पे आ गई। अब उस रिवीजन में भी अपियर होना पड़ेगा, वकील साहब हायर करने पड़ेंगे, केस चलाना पड़ेगा। तो आप हो गए 1 के 3। अब इसी तरह से आप मामले में और आगे बढ़ते हैं। चलो ये चल रहा है, मान लेते हैं यहां भी स्टे नहीं मिला, यहां भी एलसीआर तलब नहीं हुई, चीजें और आगे बढ़ गई। आगे बढ़ने के बाद आपका इंटरिम ऑर्डर पास हो गया। अब जो इंटरिम का ऑर्डर है उसके लिए आपने एक और क्रिमिनल रिवीजन फाइल कर दी। अब फिर से वाइफ हैज टू अपीयर, उसको फिर अपना एडवोकेट अपीयर करना पड़ेगा, रिवीजन को चलाना पड़ेगा। यानी कुल मिला के आपकी इंटरिम तक की 3 रिवीजन फाइल हो गई। और होल ट्रायल में आप हर एक आदेश के विरुद्ध एक रिवीजन फाइल कर सकते हो। अगर आप उस आदेश से संतुष्ट नहीं हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी भी रिवीजन फाइल कर सकते हो। और जितनी भी आप रिवीजन फाइल करोगे, वाइफ को उसमें अपीयर होना पड़ेगा, उसको नोटिस जाएगा, उसको केस फाइट करना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा। देन शी विल रियलाइज कि उसने एक केस डाला था, लेकिन उस एक केस के बदले उसे कितना कुछ झेलना पड़ रहा है। झेलना ही कहेंगे क्योंकि इतनी सारी रिवीजन, और वो आपके लीगल राइट्स हैं, आप कुछ भी इलीगल नहीं कर रहे हो। अब होगा क्या? अगर कुछ मेंटेनेंस बंधा भी है तो उससे ज्यादा पैसा इस रिवीजन में लग रहा होगा। तो उससे क्या होता है, आदमी को समझ में आता है कि इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा और इसको आराम से बैठ के निपटा लो, सेटल कर लो, आपका मामला सेटलमेंट की तरफ आ जाता है। तो ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं, ये जो तकनीकें बता रहा हूं, ये जो लीगल बिंदु बता रहा हूं, इनका उद्देश्य सिर्फ इतना है, किसी को परेशान करना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि दोनों पार्टी को ये रियलाइज हो कि कोर्ट कचहरी में कुछ नहीं मिलता, हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट है, इसमें रायता फैलाने से कोई फायदा नहीं। इसको समेट के जितना जल्दी अपने अपनी दिशाओं में आगे बढ़ोगे उतना बढ़िया है। यानी एक एमिकेबल सेटलमेंट हो जाए और जो भी केसेस, जो भी रिवीजन, जो कुछ भी एक दूसरे की तरफ से फाइल हुए हैं, उनको अनकंडीशनली वापस ले लिया जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी और इस तरह से चल करके आप अपने हैरेसमेंट को काफी हद तक कम कर सकते हैं। और जब आप किसी ऑर्डर को क्रिमिनल रिवीजन के थ्रू चैलेंज करेंगे तो यह भी हो सकता है कि उस रिवीजन का जो आदेश है वो आपके फेवर में आ जाए, इससे और ज्यादा प्रेशर पड़ जाएगा। तो यानी आपके पास बहुत सारी तकनीकें हैं, बस सही तरीके से आपको केस को चलाना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, सब कुछ आपके फेवर में हो जाता है। भड़कने से, फैलने से, फटने से कुछ नहीं होता। बहुत से लोग हैं, सर मुझे आज ही बात करनी है, क्या हो गया जी, डीवी का केस डाला, फिर वो टू द पॉइंट बात ही नहीं करते। वो पूरी कॉल पे बस यही कहते रहते, उसने ये लिख दिया, उसने ये लिख दिया, उसने ये लिख दिया, ये तो हुआ ही नहीं था। वो तो मुझे भी पता है कि नहीं हुआ था, वो ये लिखा है। इस चीज पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, इसको ज्यादा हीट देने की जरूरत नहीं है। फोकस इस बात पे करो कि कैसे आप बाहर निकल सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सारी बातों को समझे होंगे, सब चीजों को पॉजिटिवली लेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।